कैंसर होने के कुछ साल पहले से ही मैंने फ्रीलांसिंग शुरू कर दी थी। मैं कोई नौकरी नहीं करता था। मूलतः मैं बीबीसी हिंदी सर्विस के लिए काम करता था। वहीं से एक थोक पैसा आता था जिससे मेरा घर चलता था। बाकी कभी कभार कहीं और जगहों पे लिखता या बोलता था। तो मेरी चिंता ये थी कि अगर मैं बीमार हो गया अब तो मैं तो स्टोरी कर ही नहीं पाऊंगा। तो मैं इनवॉइस क्लेम कहाँ से करूंगा, कहाँ से पैसे आएंगे, तो मैं घर भी कैसे चलाऊंगा। इलाज कराना तो अलग बात है। हालांकि मैं शुक्रगुजार हूँ बीबीसी का कि बीबीसी ने मेरे बीमार होते ही मेरे लिए एक रकम तय कर दी, एक अच्छी खासी रकम मंथली, कि ये आपकी प्रोफेशनल फी है जो आपको जाएगी। आप काम करें ना करें, आपको जब सुविधा हो तो आप काम करें, सेहत ठीक हो तो काम करें। बहुत बड़ी तो बात। वो एक बड़ा सपोर्ट था। ये सब कुछ है यशवंत भाई, इन सब की वजह से मैं मजबूत हूँ और मैं मुस्तैद से आपसे बात करने की स्थिति में हूँ। आज हम लोगों के साथ रवि प्रकाश जी हैं। रवि प्रकाश जी हम लोगों के दौर के बहुत ही प्रखर और तेज तर्रार संपादकों में से रहे हैं। मैं आई नेक्स्ट में काम करता था और आप वहां भी संपादक रहे हैं। तो हम लोग एक लगभग उम्र के हैं और एक दौर में पत्रकारिता हम लोगों ने की। बस फर्क ये है कि रवि प्रकाश जी उस दुसाध्य, उस खतरनाक बीमारी की चपेट में आ गए अचानक, जिसे कैंसर कहते हैं। कैंसर हो जाना कोई बड़ी बात, नई बात नहीं है, लेकिन उससे आप कैसे निपटते हैं, उसके साथ कैसे जीते हैं, ये इन्होंने जो कर दिखाया है। रवि प्रकाश जी ने जो कैंसर के साथ जो ट्रीटमेंट किया है, जीवन का, सोच का, विचार का, एक्टिविज्म का, वो बहुत रेयर है, वो बहुत कहीं दिखता नहीं है। तो मैं तो बिना समय गंवाए रवि प्रकाश जी, मेरी लंबे समय से इच्छा थी कि मैं आपको सुनूं और मैं आपको एक्टिविटीज को सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार देखता रहता हूं। आपने अपने फोटो और तमाम चीजों की प्रदर्शनी लगाई। आपने रांची प्रेस क्लब को पैसे भी दिए, जबकि कायदेशुद्ध पैसे हमें 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 हम सबको आपको देना चाहिए कि भाई आप इस जिस बीमारी से जूझ रहे हैं उसमें घर परिवार वालों को दिक्कत ना हो। तो खैर, मैं लंबी भूमिका न बांटते हुए शुरुआत बस यही से करूंगा कि हम कभी नहीं सोच पाते हैं कि हमें कैंसर होगा या हम एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त होंगे जिसके बारे में हमें पता होगा कि हम ये तिल तिल उस तरफ ले जा रही है जिस तरफ सबको जाना है, लेकिन यहाँ हम थोड़ा स्पीड से जाते हैं, या हमें पता होता है कि हम जा रहे हैं। बड़ा अंतर होता है इन मानसिकताओं में जो है। आप कहिए, बताइए हम लोगों को जो है कि मैंने ये आप जो हैं उस मजबूती के पीछे का राज क्या है? यशवंत भाई प्रणाम। काफी दिनों के बाद आपसे इस तरीके से बात कर रहा हूँ तो बहुत खुशी हो रही है। पहला तो ये है। दूसरा कि मेरी मजबूती का राज आप हैं और आप जैसे तमाम दोस्त हैं जो मुझसे बहुत करीब थे, जो मेरे दोस्त थे, जिनसे हम लोग बातचीत करते थे, मिलते थे, जुलते थे, कष्ट कहते थे, अपनी खुशी उनसे साझा करते थे। लेकिन इसके साथ साथ वैसे लाखों दोस्त हैं जिनसे हम कभी नहीं मिलते थे, जिनसे मेरी बातचीत नहीं होती थी, जिनसे हम अपना कष्ट या अपनी खुशी साझा नहीं करते थे, लेकिन वो हमें प्यार करते थे। और ये सब लोग एक साथ खड़े हो गए जब मैं बीमार हुआ तो मेरी ताकत सबसे बड़ी है। अगर मेरे पीछे इतने लोगों की ताकत नहीं होती, ये जो पत्रकार हैं इस देश के, जो प्यार करते हैं हम सब लोगों को, अगर वो नहीं होते तो मैं शायद आपसे कैंसर के बाद इस 28 महीने हो गए मुझे कैंसर के साथ रहते हुए स्टेज 4 में, मैं आपसे बात शायद नहीं कर रहा होता। क्योंकि मुझे जब 30 जनवरी 2021 को कैंसर डायग्नोस हुआ था, आप गवाह हैं, मेरी आपसे बातचीत हुई थी, मैं मुंबई जाने वाला था, बहुत परेशान था, मुझे कुछ पता ही नहीं था कि कैंसर क्या होता है। मुझे लगता था कि मैं मरने वाला हूँ और मैं अगले एक आध महीने में जाने वाला हूँ दुनिया से, और मेरे पास पैसे भी नहीं थे पर्याप्त, क्योंकि मैंने कुछ ही महीने पहले बेटे का एडमिशन कराया था और ये सब कुछ। लेकिन जिस तरीके से सब लोग खड़े हो गए ना, तो मुझे ताकत मिल गई। और जब मुझे ताकत मिल गई तो फिर मैंने कैंसर को जानना समझना शुरू किया। और एक जिक्र और करना चाहूंगा कि मैंने तो बहुत कैंसर होने के कुछ साल पहले से ही मैंने फ्रीलांसिंग शुरू कर दी थी। मैं कोई नौकरी नहीं करता था। मूलतः मैं बीबीसी हिंदी सर्विस के लिए काम करता था। वहीं से एक थोक पैसा आता था जिससे मेरा घर चलता था। बाकी कभी कभार कहीं और जगहों पे लिखता या बोलता था। तो मेरी चिंता ये थी कि अगर मैं बीमार हो गया अब तो मैं तो स्टोरी कर ही नहीं पाऊंगा। तो मैं इनवॉइस क्लेम कहाँ से करूंगा, कहाँ से पैसे आएंगे, तो मैं घर भी कैसे चलाऊंगा। इलाज कराना तो अलग बात है। हालांकि मैं शुक्रगुजार हूँ बीबीसी का कि बीबीसी ने मेरे बीमार होते ही मेरे लिए एक रकम तय कर दी, एक अच्छी खासी रकम मंथली, कि ये आपकी प्रोफेशनल फी है जो आपको जाएगी। आप काम करें ना करें,
आपको जब सुविधा हो तो आप काम करें, सेहत ठीक हो तो काम करें। बहुत बड़ी तो बात। वो एक बड़ा सपोर्ट था। ये सब कुछ यशवंत भाई, इन सब की वजह से मैं मजबूत हूँ और मैं मुस्तैद से आपसे बात करने की स्थिति में हूँ। आप शराब नहीं पीते थे, आप सिगरेट नहीं पीते थे। हम लोगों में तो सारे ऐब हैं, रहे हैं। लेकिन माने ये इस खतरनाक बीमारी ने आपको क्यों चुना है? देखिए सर, इसका क्या है ना कि कैंसर को मतलब कैंसर का कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है जिसमें डॉक्टर ये ठोक बजाकर कह सकें कि ये इस वजह से ही होता है। लेकिन डॉक्टर ये कहते हैं कि अगर आप गुटखा खाते हैं, अगर आप सिगरेट पीते हैं, तो आप ज्यादा वनरेबल है कि आपको कैंसर हो जाए। तो लोगों को नहीं पीना चाहिए, इसको इसको अवॉइड करना चाहिए या कम से कम करना चाहिए। दूसरी बात शराब की, तो शराब का बहुत बड़ा कारण कैंसर को लेके अभी तक रिसर्च में नहीं आया है, लेकिन लोग यह मानते हैं कि उसकी वजह से भी कैंसर होता है और खासकर लीवर का कैंसर होता है या और दूसरे कैंसर भी हो सकते हैं। मेरी जहां तक बात है तो मैंने सिगरेट का मुझे टेस्ट नहीं है, मैं सिगरेट नहीं मैंने कभी नहीं पी है जिंदगी में। शराब का टेस्ट मुझे था, शराब मैंने कभी कभार पी हुई है और मैं कभी कभार पीता भी था। लेकिन कैंसर जो मुझे हुआ उसका कारण जेनेटिक था। तो डॉक्टर ने जब मुझसे पूछा कि आपको आप क्या आप सिगरेट पीते थे, क्योंकि लंग कैंसर का मतलब लोग समझते हैं कि फेफड़ों में कैंसर है मतलब आप सिगरेट पीते होंगे, और जनरली सिगरेट पीने वालों को होता है ये, जो स्मोक करते हैं या फिर जो दिल्ली जैसे शहर में जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ जहाँ पे प्रदूषण बहुत ज्यादा है। तो दिल्ली में कई ऐसे मामले आए हैं जहाँ प्रदूषण की वजह से लंग कैंसर हुआ है। मुझे भी इन्हीं वजहों से किसी एक वजह से हुआ। तो वो भी वजह है। तो मैं रांची में रहता था जो अपेक्षाकृत कम पॉल्यूटेड शहर है। तो मैंने सारी बात डॉक्टर को बताया तो उन्होंने कहा कि मुझे आपका मॉलिक्यूलर आपकी टेस्टिंग करानी पड़ेगी, क्योंकि जो नॉन स्मोकर्स होते हैं उनमें कोई ना कोई जेनेटिक म्यूटेशन होता है, इसकी वजह से लंग कैंसर हो जाता है। तो मेरी मॉलिक्यूलर टेस्ट कराई गई और मेरा एक EGFR एक प्रोटीन का लेयर होता है जो मेरा पॉजिटिव आया, म्यूटेशन मेरे में था। इसके कारण मेरी टारगेटेड थेरेपी हो पा रही है। मतलब ये भी एक अच्छी ही बात है म्यूटेशन हो जाना, क्योंकि म्यूटेशन हो जाता है तो डॉक्टर को एक टारगेट मिल जाता है, क्योंकि बॉडी में एक टारगेट है जिसको हम वो कर सकते हैं, हिट कर सकते हैं। तो वो उसके लिए मेरी टारगेटेड थेरेपी कर रहे हैं ये और डीएनए म्यूटेशन क्या माने किसी जो डीएनए म्यूटेशन है इसके चलते कैंसर हो जाता है? हाँ, कई सारी जो भी कैंसर होते हैं ना सर, उसमें डॉक्टर म्यूटेशन चेक करते हैं आपका कि आपका म्यूटेशन क्या है। तो अनुवांशिक कारणों से कई बार कैंसर होता है। और जो जैसे लंग कैंसर, मैं नॉन स्मोकर हूँ, मुझे लंग कैंसर हुआ तो डॉक्टर ये जरूर देखेंगे कि भैया इसका इसका कोई अनुवांशिक कारण तो नहीं है। तो मेरे में अनुवांशिक कारण मिला। और कई वैसे लोग हैं जो स्मोकर्स हैं भी अगर, तो उनमें भी जेनेटिक म्यूटेशन मिल जाता है, तो डॉक्टर्स उनकी टारगेटेड थेरेपी कर पाते हैं। ये सिर्फ लंग कैंसर में नहीं बल्कि कई सारे कैंसर्स में, कैंसर तो हजारों तरह के, मतलब जो हम जिन ऑर्गन्स को हम लोग जानते हैं कि भाई ये फेफड़ा है, ये दिमाग है, ये बोन है हमारा, ये मेरा मुंह है, ये मेरी आंख है, जीभ है, इन जगहों पे कैंसर हो रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनको हम नहीं जानते हैं, जो जो हमारे बॉडी में है, उनमें भी कैंसर होता है। 1000 से ज्यादा तरह के कैंसर हैं और सबके कारण भी डॉक्टर्स को नहीं पता कि क्यों होता है। तो लोग म्यूटेशन जेनेटिक डॉक्टर्स उसमें तलाशते हैं, मेरे में भी तलाशा, मुझ में मिला, इसकी वजह से मेरी थेरेपी टारगेटेड हो रही है। और भी सारे मरीज जो कैंसर के हैं उनमें भी डॉक्टर ये जांच कराते हैं। थोड़ी जांच ये महंगी है तो कई लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन डॉक्टर समझाते हैं कि आप इसको कर लीजिए तो आपकी जिंदगी हम शायद कुछ और लंबी कर पाएंगे। और अगर कैंसर में एक चीज और मुझे बताना चाहिए कि जैसे मेरे मुझे तो अंतिम स्टेज का कैंसर जो स्टेज 4 है, जिसको मतलब लैटिन में कहते हैं मेटास्टैटिस, यही एक शब्द जो है मेडिकल भाषा में प्रयोग में लाई जाती है, मतलब फैला हुआ कैंसर। देखिए जिन लोगों का कैंसर स्टेज 1 स्टेज 2 या स्टेज 3 में होता है, मूलतः 4 तरह के कैंसर में 4 स्टेजेस होते हैं कैंसर के, अधिकतर कैंसर में। तो स्टेज 3 तक का जो है ना डॉक्टर इलाज कर देते हैं, मतलब ऑपरेशन हो सकता है उनका। तो ऑपरेशन हुआ, वो कैंसर की चीज को काट के निकाल दिया तो आप कैंसर मुक्त हो गए। फिर कीमो वगैरह करके और बाकी जो थेरेपी, रेडिएशन और बाकी चीजें उनसे करके कैंसर के जो बची हुई सेल है उनको भी मार देता है डॉक्टर। हाँ, लेकिन रिकरेंस का चांस रहता है कि दोबारा कहीं कैंसर हो जाएगा, हो जाता है बहुत सारे केसेस में, बहुत सारे केसेस में नहीं भी होता है। बहुत सारे उदाहरण है जो लोग सर्वाइव बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो स्टेज भी कैंसर में बड़ा महत्वपूर्ण कारक है। और चूंकि मेरा स्टेज 4 है तो मेरे में ऑपरेशन संभव था नहीं, तो मेरे लिए डॉक्टर सिर्फ ये कर सकते हैं कि मेरी लाइफ वो जितनी बढ़ा सके वो बढ़ा दे और मुझे कष्ट कम से कम हो। क्योंकि आप मतलब ये आपके ध्यान में होगा कि जब आप कभी बीमार होता है कोई भी आदमी, अगर एक एंटीबायोटिक मामूली सा डॉक्टर लिखता है आपके बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए, तो भी आपको पहले वो कहता है कि आप ये गैस की दवा खा लीजिए, ताकि आपको कहीं गैस होगा तो एंटीबायोटिक वो आपको ठीक करेगा। और मैं रोज टारगेटेड थेरेपी खाता हूँ कि दवा मतलब मैं खाता हूँ जो कैंसर के सेल को मारता है।
तो साइड इफेक्ट्स काफी होते हैं। तो डॉक्टर मेरा इलाज या मेरी तरह के जो मरीज हैं स्टेज 4 के, उनका इलाज इसलिए करते हैं कि उनके जो साइड इफेक्ट्स हैं, मतलब सिम्टम्स को कम करें, साइड इफेक्ट्स को कम करें और जिंदगी जितनी बढ़ा सकते उतनी बढ़ा सके। तो इसका भी सर एक आंकड़ा है। मतलब जैसे मैं, आप लोग कहते हैं आपको वहां जाना चाहिए, रामदेव वॉकिंग में चले जाते हैं, फलाने जगह जाते हैं, ये जाते हैं, वो जाते हैं, चमत्कार होता है। तो फैक्ट है कि चमत्कार ठीक होता होगा चमत्कार, लेकिन जो डाटा हमारे पास है, जो साइंटिफिक प्रूवन चीज है, तो साइंटिफिक प्रूवन चीज ये है कि मुझे जो दवाई डॉक्टर दे रहे हैं और मुझ जैसे जो मरीज हैं कैंसर के, स्टेज 4 के, लंग के, मेरे म्यूटेशन की, उन लोगों का जो इलाज अब तक हुआ है भारत में, उसमें जिंदगी बहुत ज्यादा रहती नहीं है। मतलब 5-6 साल, 7 साल मिल जाए तो 7 साल में बहुत भाग्यशाली हैं आप। और मुझे अब तक 28 महीने मिल गए हैं सर, आप लोग की दुआ से। और मैं मतलब मेरी अब मेरी मेरी मनसा है, मैं मतलब मेरी इच्छा है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ रोज कि मुझे कम से कम 1 साल और दे दीजिए, ताकि अगले साल कह लेंगे जिंदा तो बेटे को पास आउट होते देख लेंगे आईआईटी से। तो और नहीं मिलेगा तो भी कोई बात नहीं है। तो ये है, और अगर और मिल गया सर तो 5-6 साल रह लेंगे। यही यही है सर नहीं, मेरी मुझे जिंदगी का लगता है कि हिसाब किताब। इसके पीछे जो मनोबल है वो बहुत बड़ा कारण है। मनोबल बहुत स्ट्रांग है आपका, और आप जितने क्रिएटिव हैं, जिस तरह से आपने अपने को व्यस्त रखा और कैंसर के साथ लड़ने की जो पूरी जिजीविषा है, जद्दोजहद है, वो दुनिया को आपने दिखाई। मैं देखता रहता हूँ बहुत सारे सेमिनार, बहुत सारे काउंसलिंग, बहुत सारी मीडिया से बातचीत में जो है आप रहते हैं।